अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर है, इतवार का दिन है और मुजम्मिल सोहरवर्दी मेरे साथ है। मुजम्मिल साहब, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं, खैरियत है? कहीं वजीर आजम के पास तो नहीं जा रहे? नहीं सर, लाहौर घर बैठा हूँ अपने। मेरा क्या ताल्लुक वजीर आजम के साथ? यार छोड़े ना ये यार, जो वो वजीर आपके आजम बगैर नहीं रहते, आपको रोटी उनके बगैर नहीं हजम होती, वरना आप अता तारड़ के पास चले जाते जब कोई नहीं होता। तो ये दोनों के बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है। मुबशर भाई, जब से वो वजीर आजम बने हैं उनके साथ रोटी खाई हो तो आप जो गाली डालना चाहते हैं कोई नहीं, लेकिन ऐसा अता कोई तारड़ जो आपके साथ हर वक्त बैठ के अपना खाना पीना कर रहा होता है, वो वजीर आजम का ही आदमी है फरवरी ना। से अब तक 2 या 3 मुलाकातें होंगी, इससे ज्यादा नहीं। 10-10 मिनट की बड़ी कोई बात है ना। मुलाकात नहीं। ये मैं सर आपकी तरह घर बैठा हूँ, अपने एक शो किया आपके साथ, यही रोजी रोटी है और तो कुछ है नहीं हमारे पास। आप वैसे मैं आप तो जो कोने मिजाज में यार में बैठा हूँ, आप तो फिर सेंटर में है, मैं तो कोने में बैठा हूँ, दूर कहीं, अपना कोई ना बात ना चीत ना। चले कोई नहीं, अल्लाह आपका सेंटर ऑफ द स्टेज लेके आए। ये बताएं क्या हो रहा है जी, क्या हालात है? यार पाक अफगान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, लड़ाई है और मारा शारा है। फौज ने उनको उधर वो अफगानिस्तान में अपने स्टेट टीवी वगैरह पे चला रहे हैं कि हमने मारा है। असल में मार उनको पड़ी और फॉर्मल लड़ाई है बड़ी। मतलब उनकी 6 चेक पोस्ट हैं, एक त्यारा गिराया है पाकिस्तान ने। और पाक अफगान बॉर्डर पे एक 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, टेंशन काफी है और फौजें आमने सामने हैं। वो भी अपनी आर्टिलरी वगैरह लेके आए हैं, तो गिराया हमने, मारा शारा है उनको। तो लड़ाई है पाक अफगान बॉर्डर पे, जो ज्यादा बड़ी वैसे खबर है अगर भाई। अगर लुगत में एहसान फरामोश निकाल दें और उसकी जगह से तालिबान लिख दें तो काफी नहीं होगा? हाँ जी, पूछना चाहिए जनरल फैज से कि वो जड़ी चाह पी रहे ऐसी से काबुल में सरीना होटल में, वो कौन सी चाय थी पाकिस्तान के साथ? अगर मेरे वाले जांगी होनी थी वो जिनको लॉन्च कर रहा था, तो पूछना चाहिए उसका। एक कोर्ट, फील्ड कोर्ट मार्शल इसके ऊपर भी होना चाहिए। जो मेरा मतलब है, कल एक डिफेंस एनालिस्ट मेरे से बात कर रहे थे तो मैं कहने लगे, मैंने कहा जी आपने खुद लॉन्च किया है, इनको लॉन्च किया है। आपका DGISI काबुल बैठा चाय के साथ अपने आप को शूट करवा रहा था, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो हम दुनिया उन साइडी गैलों हमारे क्यों शिकायत उनके खमाने? वो कहेगा आप तो लाए हैं इनको, हम तो लाए हैं। कल मेरी काबुल में एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, उसने कहा ये सब पाकिस्तान में थे अशरफ गनी के दौर में, अहमद करजई के दौर में। वो लोग पिटते थे कि आपने इनको पनाह दी हुई है, आज ही यहाँ के हुक्मरान बन गए हैं तो आपको आपको वो कहते हैं कि आपसे बड़े दुश्मनी कोई नहीं। तो हमने पाले हैं, हमारे पास रहे हैं, हमने इनको रखा है, हमारे मेहमान रहे हैं, हमने इनको इक़्तिदार में लाए हैं, हमें ही पड़ गए हैं। तो अब इस जंग का एंड क्या देख रहे हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में वो फॉर्मल जंग लड़ने की तो पोजीशन में नहीं है अफगान आर्मी। सर्टनली पाकिस्तान आर्मी उससे को 500 गुना बड़ी, 500 गुना वेल इक्विप्ड, 500 गुना ज्यादा ट्रेंड और फॉर्मल लड़ाई। तो मेरे ख्याल में वो गुरिल्ला की तरफ जाएंगे, वो फॉर्मल की से भागेंगे। उन्होंने फॉर्मल में उनका नुकसान ज्यादा होगा, फॉर्मल में उनकी बेइज्जती ज्यादा होगी। मैं आज देख रहा था कि मेरा मतलब है कि कल उनको कुट पड़ी है, उनके बंदे मरे हैं, तो आज ना उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से फेक वीडियोस डालनी शुरू कर दी हैं पाकिस्तान के फौजियों की कि जी हमने ये फौजी मारे हैं पाकिस्तान के। और उनका स्टेट टीवी भी ऐसी फेक वीडियोस चला रहा है, क्योंकि वो अपनी उनकी तो सारी हुकूमत डर और खौफ पे कायम है। और अगर वहां ये हो जाए कि पाकिस्तान ने तालिबान को कूटा है तो उनका तो डर और खौफ ही खत्म हो जाएगा। तो वो उस डर और खौफ को जिंदा भी रखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक कोशिश करेंगे या कि मेरा मतलब है कि बात फॉर्मल लड़ाई से गुरिल्ला की तरफ जाए। अच्छा, पाकिस्तान ने लीगली जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, पाकिस्तान ने TTP के कैंप्स पे हमला किया, तो वो उनके ऊपर क्यों इतना प्रोटेक्टिव हो रहे हैं? बस आप समझे ना जी, वो TTP वो कहते हैं जी कि हमारे मेहमान है TTP वाले, मामा हमारे बड़ा अफगान कल्चर है, हम मेहमानों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक, क्या करें? अच्छा जी, बताएं जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बताएं, अब किस पास से जा रही हैं हम, क्या हो रहा है? यारों सुनिए, इमरान खान ने भी क्या ठीक चल रही है, बेहतर हो रही है, डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है। यार अभी वो इतने झूठ बोलता है कि मुझे उसकी किसी बात का यकीन नहीं है। चलो कोई नहीं, चलो ताड़े खा ले, अभी उन्हें झूठ ही बोले है। इमरान का कोई पता नहीं, वो कल कुछ हो गया देगा। देखें मुबशर, रिजर्व्स बढ़े हैं, 16 बिलियन के करीब पहुंचे हैं 4 बिलियन से।
स्टॉक बढ़ी है, डॉलर मुस्तहकम है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ट्रेड सरप्लस है। अगर ये बिजली सस्ती कर दी, देखिए एक ही चैलेंज है इस गवर्नमेंट का, मैं और कोई चैलेंज नहीं समझता। इस गवर्नमेंट का एक ही बड़ा चैलेंज है और वो है बिजली की कीमत। आगे फिर अप्रैल मई आ जाना है और वो जो महंगी बिजली है वो लोगों की जान को अजाब बन जानी है, बिल आने शुरू हो जाने हैं, गर्मी पड़नी शुरू हो जानी है। लिहाजा अगर तो ये इस विंटर में लेकिन मैं आई एम अ वेरी आर्डेंट क्रिटिक ऑफ दिस गवर्नमेंट, लेकिन मैं ये मानना मुझे पड़ेगा कि बिजली को महंगी जरूर है, लेकिन ये हुकूमत काफी इफेक्टिव काम कर रही है इन द लॉन्गर रन उसको कंट्रोल करने के लिए। वो एकदम लाइट ऑफ भी नहीं कर सकते। आई एग्री है, जहां पे कर रहे हैं वहां पे मानना पड़ेगा, जहां नहीं कर रहे वो बड़ी बात जगह है। वो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजली इस वक्त हमारे मसाइल का 70% है आम आदमी के। आप समझे, ये आम आदमी के इस वक्त जो माशी मसाइल हैं, पहले घर का यूटिलिटी बिल आपकी इनकम का 25-30% होता था, 20%, अब 70% हो गया, 60% हो गया। तो आप जब तक ये यूटिलिटी बिल्स की कॉस्ट उसकी मंथली इनकम के मुताबिक रैशनलाइज नहीं करेंगे, लोग माशी तौर पर खुशहाल नहीं हो सकते। तो बिजली तो सस्ती करनी पड़ेगी, और बिजली सस्ती करना ही इस गवर्नमेंट का सब। 2013 में जब नून लीग आई थी तो एक चैलेंज था कि लोड शेडिंग खत्म करनी है। 2023 में जो नून लीग आई है उसके बाद एक ही चैलेंज है कि बिजली सस्ती कर। अच्छा जी, थोड़ा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे आते हैं। मैं पिछले 5-6 दिन से बड़ा गौर कर रहा हूँ और बड़ी लोगों से मेरी बात हुई है। हर आदमी जो मुझे कहता है कौमी हुकूमत आने वाली है, मैं उसको पूछता हूँ कैसे आएगी, वो उसके पास फॉर्मूला नहीं है, वो कहता बस आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आ नहीं सकती कौमी हुकूमत लेजिटिमेटली, तो इसका इतना वावेला क्यों हो रहा है? देखें, ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें हर वक्त हुकूमत को निकालने की ऑप्शन रहती हैं। आप समझे, ठीक है ना? डेमोक्रेसी में आप नो कॉन्फिडेंस हो, ये हो, हर वक्त ना एक उम्मीद रहती है कि हुकूमत घर जा सकती है। ये जो उम्मीद है ना, ये हुकूमत को भी ये एहसास दिलाती रहती है कि वो घर जा सकती है और उसके घर जाने के असबाब है, लिहाजा वो काम करे और उसको काम करने पर मजबूर करती है। जब आपको पता लगे कि आपके इक़्तिदार को कोई खतरा नहीं है और आप ताहयात बैठे हैं, तो आप काम करना बंद कर देते हैं, लोगों की वेलफेयर करना बंद कर देते हैं। तो ये तो एक जमहूरियत का इनबिल्ट है कि इसमें गवर्नमेंट के आने जाने की हर वक्त बातें होती रहती हैं और ये जमहूरियत का एक इनबिल्ट इंग्रेडिएंट है। लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि मुझे कौमी हुकूमत, मैंने आपसे पिछले शो में भी कहा था, नहीं मुमकिन नजर आती। मुझे बिल्कुल मुमकिन। देखिए, कौमी हुकूमत बन सकती थी जब निगरान दौर, जब काकड़ वजीर आजम बना ना, उस वक्त एक कौमी हुकूमत बन जाती और सब कहते जी 2 साल इलेक्शन नहीं होंगे, 3 साल इलेक्शन नहीं होंगे, हम पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट कह देता। देखिए, आज भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि काजी फायद ईसा ने बड़ी ज्यादती की इंतखाबात का ऐलान करा। अगर वो उस वक्त इंतखाबात का ऐलान न करते और ये काकड़ और मोहसिन नकवी 2-2 साल के लिए बैठ जाते जैसे कि ये कह रहे थे, आपको याद है सोहेल वड़ाई साहब भी कॉलम लिखते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, आगे चले के जाएगा। तो उस वक्त, और सोहेल वड़ाई साहब जो लिखते थे वो हम समझते हैं मोहसिन नकवी साहब लिखते थे, वो फर्क तो नहीं है सोहेल वड़ाई साहब और मोहसिन नकवी साहब में। या मोहसिन नकवी की ख्वाहिशात जरूर लिख सकते हैं वो, ठीक है ना? तो अब मेरी पिछले दिनों मतलब एक निगरान दौर के एक वजीर से बात हुई, तो उन्होंने भी कहा जी कि हमारे साथ तो काजी फायद ईसा बड़ी ज्यादती कर गया इलेक्शन अनाउंस करके, वरना एस्टेब्लिशमेंट तो हमारे साथ ये सिस्टम 2 साल 3 साल चलाने के लिए तैयार थी। तो अगर तो कोई हुकूमतें खत्म हो, कोई निगरान दौर हो और उस दौर को फिर आप एक कौमी हुकूमत बनाकर को 2-3-4 साल चला लें। देखिए, आपको एक बात बताऊं मुजम्मिल, हाइंडसाइट में हम बात कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान है ये बातें करना, लेकिन फैक्ट है कि उस वक्त आप बैंकरप्सी के दहाने पे थे। निगरान हुकूमत की क्रिएटिविटी हम सबको पता थी, और दूसरी बात यह है कि IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे मालियाती इदारे निगरान हुकूमत से डील करने के लिए तैयार ही नहीं थे, और हम एक दिन भी अब नहीं चल सक रहे थे। ये इलेक्शंस होने थे, वो चाहे अच्छे होते चाहे कम अच्छे होते, इसके बगैर आपकी कश्ती आगे नहीं जानी। तो लोगों को समझ आनी चाहिए। बशीर साहब, इन्होंने कानून साजी कराई कि निगरान हुकूमत के पास मालियाती मुआहदे करने का इख्तियार होगा, जाती हुई पार्लियामेंट ये इख्तियार निगरान दौर को दे के गई थी ना। आपको पता IMF नहीं मान रही थी।
वो एक अलग बात है। देखिए वो क्या कहते हैं, मैंने अपने इरादों के टूटने से रब को पहचाना, डिजाइन तो यही था ना कि ये निगरान हुकूमत कर लेगी, ये तभी इख्तियार दिलाया गया था ना। अब उनसे नहीं हुआ, वो नालायक थे, मैं समझता हूँ। वो एक अलग बात है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का आना बन गया, इलेक्शन हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि मुझे कौमी हुकूमत बिल्कुल मुमकिन नजर नहीं आती। इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स। बिलावल भुट्टो ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की क्या? कल। वो कहते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग मछलियां हैं जिनको हमारी इंटरनेट केबल ही पसंद है खाना, और पूरी दुनिया में ये मछलियां सिर्फ पाकिस्तान के पानी में पाई जाती हैं। तो वो ये भी उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो आईटी वगैरह को खोलना पड़ेगा। तो अब गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो रहा है कि नहीं? पता नहीं मुबशिर भाई, आप बहुत सादा आदमी हैं, मीर कितने सादा हैं। वो ये बात जाकर जीएचक्यू में समझाएं, आप पारे समझाएं। हुकूमत का क्या ताल्लुक इस मामले से, फायरवॉल से, इंटरनेट को स्लो करने से? ये मेरा मतलब है कि छोड़ दे, कहने की बहुत अच्छा है। मुझे और आपको यहाँ बैठ के तो ये बात नहीं कहनी चाहिए ना। ये स्ट्रेटेजिक फैसले हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट ले रही है। इंटरनेट स्लो करना, फायरवॉल लगाना उनके इख्तियार में। सिविल गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर किसी सिविल गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं होता ना, वैसे अब ये इंटरनेट और ये भी पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है। ये भी फिफ्थ जनरेशन में स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे जीएचक्यू चला गया हुआ। और वो ये बात जाकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझाएं। अगर पारे में या जीएचक्यू में ये बात समझ आ जाए तो बेहतरीन बात। अच्छा मुजम्मिल साहब, जरा दिल पर हाथ रख के एक बात कहें, आप इसहाक साहब के इनपुट से तसल्ली है आपको, जिस तरह से वो रन कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस? फिर मेरा आपका इख्तिलाफ है इसके ऊपर। फॉरेन ऑफिस की फाइल नहीं, वो भी इसहाक से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो किसी की बात मानेंगे, किसी की भी। वो स्वाई मियां की सुनते ही नहीं किसी की। नहीं, देखिए डिफेंस, जैसे कि आप कहें कि पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बाख्तियार डिफेंस मिनिस्टर होता है। नहीं, वो नहीं होता। तो फॉरेन मिनिस्टर भी उसी तरह का ही होता है। डिफेंस मिनिस्टर को तो प्रोटोकॉल में अपने नंबर का नहीं पता कि उसने आगे बैठना है कि पीछे बैठना है। फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं पता। सारे जो इंपॉर्टेंट ममालिक के जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, वो उनको पता है कि फॉरेन पॉलिसी कहाँ से चल रही है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं यार। कोई बात नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो चौधरी परवेज इलाही भी रहे हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होना कौन सी बात है? अब आप इस पर भी पाबंदी लगा दें, आपको अच्छा नहीं लगता तो वो भी कर देते हैं। लेकिन जो हमें ये एक देखें, जो चीजें एस्टेब्लिशमेंट हैंडल कर रही है हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन हमें कहना चाहिए कि वो एस्टेब्लिशमेंट हैंडल कर रही है, अच्छी कर रही है या बुरी कर रही है। मेरा ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट को मियां शहबाज शरीफ से प्रॉब्लम ही एक है, और मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। मेरी कई दफा बात हुई है एस्टेब्लिशमेंट वालों से, अंदर बाहर से। वो कहते हैं यार ये कुर्सी पे ये बैठे हैं, अयाशियां ये कर रहे हैं, और इमरान खान जो है हमारे ऊपर फ्लिक करके मार देते हैं कि जी ये ताड़ा बच्चा तुसी संभो इनको लेके आए हैं तो इन्होंने कर। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। बात यह है कि ये अपना जिम्मेदारी समझे। इन्हीं जिम्मेदारी है, केस बनाते हैं, उसको पॉलिटिकली डिफेंड करते हैं, गवर्नमेंट के मौकफ, एस्टेब्लिशमेंट के मौकफ के साथ खड़े हैं। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है वो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है। जो ताकत पिंडी में है वो इस्लामाबाद में नहीं है। हाँ, लेकिन जो ताकत अवाम की होती है वो एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होती। चलिए, ये तो फिर एक डिबेटेबल बात है, ये एक हाइपोथेटिकल फिलोसॉफिकल बात है। ताकत डंडे में होती है और डंडा डंडा ही। देखे ना आप, जितने केयरटेकर्स थे अभी तक आप उनके किसी मुकाबले पे नहीं आए। वो सारे आप लोगों पे हावी हैं। इवन मुर्तजा सोलंकी जो है वो दो थिंक टैंक से पैसे भी ले रहे हैं, चाइना के दौरे भी कर रहे हैं, ये वो उनको एस्टेब्लिशमेंट बैकिंग कर रही है हर वक्त। और एक नलायक आदमी है और उसने करप्शन भी की है, सबको पता है। लेकिन हम चुप है क्योंकि शहबाज शरीफ चुप है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के वो गुड बुक्स में है। आप ये क्यों नहीं कहते? माड़े था ना, मेरा मतलब है कि पानी नीवे था नहीं जाना चाहिए था। कब वो एस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक में है? अब वो है, मैं तो मान रहा हूँ। तो फिर इसमें कसूर वाली क्या बात है? वैसे मैं नहीं समझता उन्होंने करप्शन की है, और मैं नहीं समझता उन्होंने, लेकिन आपके जो भी राय है उसके जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। मुर्तजा सोलंकी भी एस्टेब्लिशमेंट ही है। निगरान हुकूमत उनको कुछ नहीं, मेरा मतलब एस्टेब्लिशमेंट। अनवार काकड़ ने उन्हें वजीर बनाया था। अनवार काकड़ से पूछ ले किसके कहने पे बनाया था? अनवार काकड़ बेचारे ने तो खुद नहीं बना किसी के कहने पे,
वो नहीं तो नहीं, देखिए प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है कैबिनेट को नॉमिनेट करना, दस्तखत तो उसके थे ना, उससे हाँ। पूछ रहे उसने किसके कहने पे बनाया। अब वो कब क्या बताएगा यार। नहीं नहीं, पूछ ले। आप एक दिन अनवार काकड़ का इंटरव्यू करें और उन्हें कहें कि सिर्फ ये बता दें कि वो उन्होंने अपने कैबिनेट के वजीर कैसे लगाए। मैंने किया उनका, ये सारे बड़े खाने हो गए, तिलक ने नहीं देते। नहीं नहीं, पूछे उन्होंने गौहर एजाज कैसे लगाया, पूछे उन्होंने मोहम्मद अली कैसे लगाया, उन्होंने कैसे लगाए अपने निगरान वजीर जो थे, वो उनके पोर्टफोलियो उन्होंने अपनी किस मंतक और किस उन्होंने अपनी सोच के तहत तय किए, कि कहाँ से उनको ये हिकमत और सोच और दानिश मिली कि वो ये हीरे इकट्ठे करें, ये हीरे उन्होंने कैसे इकट्ठे किए और फिर कैसे हुकूमत शक्ल दी। आप उनसे पूछ रहे हैं। अच्छा, गौहर एजाज अपने ओन पे कर रहे हैं आईपीपीस के खिलाफ जो भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, अपने ओन पे क्यों कर रहे हैं? किसके स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनके साथ है, स्टेट रियासत पाकिस्तान उनके साथ है भाई। आप देखिए कुछ आईपीपी से के कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे खत्म भी हुए हैं और आईपीपी ओनर्स पे प्रेशर भी डाला जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये वो तो रियासत पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं। चलें, आज काफी है मुजम्मिल साहब, आज क्योंकि खबरें भी कम है, इतवार का दिन है, तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह मिलते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं कि वो एक तो वो कह रहे हैं हेलीकॉप्टर अडियाला आएगा और बनीगाला ले जाएगा। ये हेलीकॉप्टर कब उड़ जाएगा जो बनीगाला लेके जाएगा अडियाला से? मैं कुछ और बात कह दूं अगर आप इजाजत दें तो, बता दें। मैं नाज़रीन से कहूं, जान की अमान कहूं तो कुछ अर्ज करूं। करें। अगर अभी भी किसी को ये समझ नहीं आती है कि इमरान खान जो है पाकिस्तान तोड़ने के लिए लॉन्च हुआ है, तो वो बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आती कि सीरिया के ऊपर उसकी स्टेटमेंट नहीं आती है, फ़लस्तीन के ऊपर उसकी स्टेटमेंट नहीं आती है, एंटी इसराइल नहीं आती है, तो वो बहुत ही मासूम आदमी है। अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आती है कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो एक्चुअली इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं, पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल दबाव बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने के लिए भौंक रहा है, तो उसको समझ नहीं आती। सीरिया के बाद मुझे लोग कहते हैं ईरान की बारी है, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान की बारी है। मैं लोगों से डिसएग्री करता हूँ इस बात पे। ये अपना अब टाइम ऐसा है कि इसमें मुझे आपको हर एक को एक पेज के ऊपर होना है कि पाकिस्तान को हमें बचाना है, और अगर हमको ये समझ नहीं आती तो हमारे और हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं। सर, अमेरिका इमरान खान को छुड़ा लेगा? नहीं छुड़ाएगा अमेरिका। मेरे से आज स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें यार, और 50 रुपए का नहीं, कम से कम 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें, अमेरिका नहीं छुड़ाएगा। अमेरिका जो है ना, उसकी ख्वाहिश भी नहीं उसको छुड़ाना। ये भी आपको बता दूं, वो पाकिस्तान को अपने प्रेशर के अंडर कर रहा है, पाकिस्तान आर्मी को अपनी प्रेशर के अंडर कर रहा है। उस प्रेशर में उन्होंने जो कुछ करवाना चाहते हैं वो और चीजें हैं, उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज, उनके अपने बड़े बखेड़े हैं, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट अस। हम उनकी रेडार पे भी नहीं है इस वक्त, कहीं पे भी नहीं। यार, आपने तो दिल ही तोड़ दिया मेरे सारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों का। आप तो बहुत जालिम आदमी हैं। इधर रिहाइयों की तारीख, हेलीकॉप्टर, इधर तैयारियां, वो कहते हैं तब्दीली का वक्त आ गया, 2025 इलेक्शन का साल है। आप तो दिल ही तोड़ देते हैं। इमरान खान को छोड़ के आपको नजर नहीं आ रही। आप इमरान खान को छोड़ें, ब्रिगेडियर जावेद अकरम को रिलीज करा के दिखा दें, हसान को रिलीज करा, उसकी 5 साल करा के दिखा दें। यार क्या बातें कर रहे हैं मुजम्मिल, अपनी औकात तो देखें यार, किन बातों पे आप लड़ रहे हैं? हर बात पे झूठ। मुझे पता है क्या, मुझे वो बड़े खुश होके 2 युवतियां मिले, बड़े सीनियर लोग हैं, और उन्होंने कहा कि देखो खान ने डील रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा कि वो कहता है मैंने अदालतों से रिहा होना है। अदालतों से रिहा होना है तो फिर 26 नवंबर क्या है, फिर 24 नवंबर क्या है, फिर आखिरी कार्ड क्या है, फिर गिराओ जलाओ क्या है, फिर अडियाला तोड़ना क्या है? अगर अदालतों से रिहा होना है फिर पेशियों पे क्यों नहीं जाते? फर्द जुर्म लगवाओ और खत्म करो केस को। नहीं, और यार को अपनी अकल भी तो इस्तेमाल कर लो ना। अगर अपनी अकल के पीछे लठ लेके पड़े हो तो मेरा कसूर है? ये ट्रंप अपनी हलफबरदारी पे इमरान खान को बुला रहा है। ट्रंप अपनी हलफबरदारी पे सिर्फ एक आदमी को बुलाएगा, आज आप लिख लें, उसका नाम है मोहसिन नकवी, और कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा ठीक, चले फिर आज के लिए काफी है, तो खत्म करने, फिर मिलते हैं। अच्छा ठीक है ना, ओके मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच।
मुख्तारिया गल वध गई है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।